नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार गुप्ता। हम यूआरओ के लिए पार्ट बी पढ़ रहे थे, उसके तहत हमने एक्ट है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम रूल्स पर आते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हम इस पार्ट बी के तहत 3 रूल्स पढ़ेंगे जो एक्ट के साथ ही एसोसिएट होते हैं, उनको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हम सबसे पहले जो रूल पढ़ रहे हैं वो समितियों की पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, एक्ट पढ़ाया था तब, उसमें धारा 55 पढ़ाया था। धारा 55 में अंदर मैंने आपको नगर पालिका की अन्य समितियों की चर्चा की थी, उनके बारे में डिस्क्राइब किया था। उन्हीं समितियों की शक्तियाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से इन रूल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये रूल है वो 2009 का बनाया हुआ है। इससे पहले वाला जो रूल था, मतलब इसके पहले भी कोई रूल रहा होगा, तो वो रूल कब का था? तो वो रूल 1996 में लाया गया था। तो 1996 से 2009 तक वो रूल चला, और जब हमारा ये एक्ट लाया गया था 2009 में, उस एक्ट के साथ ही इस रूल्स को भी बनाया गया, तैयार किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। और सरकार ने किन शक्तियों का उपयोग करते हुए, एक्ट की किन धाराओं का उपयोग करते हुए ये रूल्स बनाए हैं, उनकी चर्चा भी हम यहाँ करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55, धारा 61 और धारा 337 के तहत इस रूल को बनाया है या तैयार किया है। तो धारा 55 हमें पता ही है क्या है कि नगर पालिका की अन्य समितियों की चर्चा धारा 55 के अंदर की जाती है। वहीं जो धारा 61 है वो क्या है? तो शक्तियाँ, कर्तव्य जो प्रत्यायोजित किए गए हैं, डेलीगेट किए गए हैं, उनकी चर्चा धारा 61 में की गई है। वहीं धारा 37 क्या कहती है? 337 राज्य सरकार की नियम बनाने की पावर्स है, वो धारा 337 के अंदर दी हुई है। तो अपन क्या क्या पढ़ा अपन यहाँ तक कि भाई जो पुराना एक्ट था वो 1996 का था, उसके बाद 2009 में नया एक्ट लाया गया। और किसने लाया? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। ठीक है, इतना बात समझ में। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आई? तो एक्ट ने इन्हें पावर दी थी। एक्ट ने कौन कौन से एक्ट के तहत पावर दी? तो 3 एक्ट के तहत पावर दी। कौन कौन सी? एक तो 55 की धारा, धारा नंबर 61 और धारा नंबर 337। और पूछ सकते हैं तीनों के बारे में। तो 337 तो इसे रूल बनाने की पावर देता है, किसे? स्टेट गवर्नमेंट को। धारा 61 क्या देता है? तो पावर का डेलीगेशन देता है कि पावर को डेलीगेट किया गया था 61 के तहत। और 55 क्या कहता है? तो समितियों के बारे में जो एक्ट में लिखा हुआ, धारा 55 के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके तहत अपने को समझ में आता है ये सारी चीज़ें। ओके, आ गया। इसके बाद हम इसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो ये सबसे छोटा वाला रूल है, इसके अंदर मात्र 6 नियम दिए हुए हैं। कितने नियम है? 6। देखो, रूल्स के अंदर नियम होते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, रूल्स होते हैं उनके अंदर तो नियम पाए जाते हैं। वहीं एक्ट होता है, उसके अंदर धाराएँ पाई जाती है। और संविधान के अंदर क्या पाए जाते हैं? अनुच्छेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनुच्छेद पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तीनों। भाई रूल्स के अंदर तो नियम पाए जाएंगे 1 2 3 4 5 6। वहीं जो हम एक्ट की बात करेंगे धाराएं पाई जाएगी 1 2 3 4 5 6। और वहीं संविधान की बात करें तो अनुच्छेद के नाम से उनके सब डिविजन्स को जाना जाता है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो रूल है वो वही, अगर एक पढ़ोगे तब भी आपको संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के नाम से मिलता है एक। और जो सेकंड वाला होता है वो हमेशा क्या मिलता है? परिभाषाएं। क्या मिलता है? परिभाषाएं। तो इसके अंदर भी वही है, देखो, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ और परिभाषाएं। तो पहले वाले का नाम संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम तो हमको पता ही है, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कर्तव्य, नियम 2009। प्रारंभ कब हुआ है? तो ये डेट हमें अच्छे से याद रखनी। कब? 23 दिसंबर 2009 का है। कब का है ये रूल? 23 दिसंबर 2009 का रूल है। फिर नियम 2 क्या कहता है? परिभाषाओं की बात करता है। तो इसके अंदर मात्र हमें जो परिभाषाएं पढ़नी है वो 3 दी हुई है। कौन कौन सी है? एक तो इसके अंदर दिया है अधिनियम किसे कहेंगे। तो हमें पता चल रहा है भाई अधिनियम किसे कहेंगे। 2009 वाला जो नगर पालिका एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट है, उसी को यहाँ पर अधिनियम कहा गया है। वहीं धारा की बात करें तो इस अधिनियम की धाराओं को धारा कहेंगे। और अगर समिति की बात करेंगे तो जो धारा 55 के अंदर नगर पालिका द्वारा गठित समितियाँ हैं उनकी चर्चा इसके अंदर की जाएगी। तो सिंपल है, इसके अंदर जो भी बात की जा रही है वो सारी एसोसिएट हो रही है किससे? राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 से। ठीक है, तो अधिनियम राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 और धारा यानी जो सेक्शन है तो वो इसी के सेक्शन को माना गया है। और जो समितियां हैं वो धारा 55 में जो नगर पालिका द्वारा गठित समितियां उनकी बात की गई है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो नियम नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 3। ये क्या है? नगर पालिका समितियों का गठन। भाई जो नगर पालिका की समितियां हैं उनका गठन किस प्रकार से किया जाएगा उसकी बात यहाँ पर की गई। तो जो नगर पालिका की समितियों का गठन है वो नगर पालिका के द्वारा साधारण बैठक में किया जाएगा। और नगर पालिका गठन हो जाएगा जिस दिन, उसके 90 दिन के भीतर करना होगा।
तो दो चीज़ बताएगी, कौन करेगा, नगर पालिका करेगी। कहाँ करेगी, तो साधारण बैठक में करेगी। कितने दिन में करेगी, तो जिस दिन नगर पालिका गठित हो जाती है, जिस दिन नगर पालिका चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद गठन होता है, तो गठन जिस दिन हो जाएगा उस दिन से 90 दिन के भीतर यानी 3 महीनों के अंदर उन्हें इन समितियों का गठन करना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। अगर नहीं करती है तो, अगर ये गठन नहीं करती तो फिर राज्य सरकार इनके द्वारा इनका गठन किया जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, फिर आते हैं नियम नंबर 4 पर। ये क्या है, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कर्तव्य। मेन जो धारा है वो इसके अंदर यही है कि भाई नियम जो 4 क्या कहता है कि शक्तियां क्या क्या रहेंगी, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, करते कार्य क्या क्या करेंगे, तो उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो मैंने आपको पहले बताया था सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति होती है वो कौन सी होती है, कार्यपालक समिति हो। मैं आपको ये वाला नियम पढ़ाने से पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, किसका, धारा 55 का। तभी आपको रिकॉल होएगी चीज़ें जो पुरानी पड़ी हुई है। ठीक है, वो मैंने लिख के लाया हूँ पहले ही। देखो आपके लिए धारा 55 यहाँ पे है। धारा 55 समितियों के नाम से है अपने वहाँ पे, तो वही है यहाँ पर धारा 55 समितियों के नाम पे। अगर नगर पालिका का गठन करना होता है 90 दिन के भीतर करना होता है, अगर खुद नहीं कर पाती है तो राज्य सरकार के द्वारा समितियों का गठन किया जाता है। मैंने आपको बात पढ़ाई है पहले भी। और कहाँ पर लिखी हुई है ये, नियम नंबर की बात करें तो नियम नंबर 3 पर ये बात लिखी हुई है। ओके, याद रहेगा भाई। पहला तो अपने को याद रह ही जाता है, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। नाम पता ही है, प्रारंभ 23 दिसंबर 2009। दूसरा, परिभाषाएं, 3 परिभाषाएं अधिनियम की, धारा की और समिति की, तो सिंपल है। और जो नियम नंबर 3 है उसके गठन की बात है। गठन की बात 90 दिन के भीतर करना है, नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा, साधारण बैठक में किया जाएगा, बात खत्म। अगर वो नहीं करेगा तो राज्य सरकार करेगी। इतना ही पढ़ा। 4 पढ़ने से पहले अपन ने रूल पढ़ना है। क्या पढ़ा है, देखो अब आते हैं हम समितियों की बात में। सबसे पहले आई हमने कार्यपालक समिति बोल दो या कार्यकारी समिति बोल दो, एक ही बात है। तो कार्यकारी समिति में अध्यक्ष कौन होता है, इंपॉर्टेंट, नगर पालिका अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सन को ही यहाँ पर अध्यक्षता दी जाती है। इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, तो नगर पालिका का अध्यक्ष खुद है। तो नगर पालिका अध्यक्ष ही कार्यपालक समिति या कार्यकारी समिति में अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ठीक है, पदेन सचिव कौन होता है, तो पदेन सचिव हमारा सीएमओ साहब होते हैं। कौन होते हैं, सीएमओ साहब को ही पदेन सचिव बना दिया जाता है। फिर इसके सदस्यों की बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं, तो नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए तो उपाध्यक्ष बच गए तो वो आ जाएंगे। नगर पालिका के जितने भी सदस्य हैं वो सारे आ जाएंगे। विपक्ष का जो नेता है वो भी आ जाएगा। और अन्य समिति, इसके अलावा जो समितियां बनी हुई उनके जो अध्यक्ष है वो यहाँ आ सकते हैं। अध्यक्ष आएंगे, सदस्य नहीं आएंगे, तो उनके अध्यक्ष यहाँ आ जाते हैं। तो क्या कौन कौन आएंगे, तो नगर पालिका का उपाध्यक्ष यहाँ आता है, विपक्ष का नेता यहाँ आता है, अन्य समितियों के अध्यक्ष यहाँ आते हैं। इसके अलावा अगर नगर निगम और नगर परिषद है तो निर्वाचित सदस्यों से मैक्सिमम 7 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 7 सदस्य आएंगे, जिनमें से इनमें से भी 2 महिलाएं होना जरूरी है। 2 महिलाएं, 2 फीमेल कैंडिडेट होना बहुत जरूरी है। अगर नगर पालिका बोर्ड है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम 5 जने आएंगे, लेकिन इनमें महिलाओं वाली कंडीशन कंपलसरी नहीं होती है। आप चाहो तो लाओ, आप चाहो तो मत लाओ। ठीक है, तो यहाँ तक क्या समझ में आया, कार्यकारी समिति की संरचना समझनी है अपने को। क्या है, बस सिंपल सी बात है। अध्यक्ष साहब तो नगर पालिका अध्यक्ष हो जाएंगे, सचिव साहब हमारे सीएमओ साहब हो जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन सदस्य रहेंगे, तो उपाध्यक्ष साहब हो जाएंगे, हमारे विपक्ष के नेता हो जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य समितियों के अध्यक्ष मेन वो हो जाएंगे। इसके अलावा सदस्यों की बात करेंगे तो नगर परिषद और नगर निगम के अंदर से तो 7 मेंबर लेंगे, जिनमें से 2 महिलाएं होना कंपलसरी है। और नगर पालिका की बात करें तो वहाँ से मैक्सिमम 5 सदस्य रहेंगे, महिलाओं वाली कंडीशन कंपलसरी नहीं रहेगी। ठीक है, आगे चले। ओके, फिर बात करें नगर पालिका की अन्य समितियों की बात कर लेते हैं। तो अन्य समितियों का जो गठन है वो नगर पालिका खुद करती है, इतनी बात तो पता ही है हमें। लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर 10 ही हो सकते हैं। जबकि हमने पढ़ा है कार्यपालक समिति में तो बहुत सारे मेंबर हो जाते हैं। हो गया ना, देखो यहाँ पर भाई 7 तो यही हो गए, फिर एक ही हो गया, अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, तो बहुत सारे हो गए, 10 से ज़्यादा हो गए। तो कार्यपालक समिति में 10 से ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अन्य समितियों में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम 10 होते हैं, कार्यपालक समिति में ही 10 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, समितियों के नाम पढ़ लें एक बार कौन कौन सी है। एक तो फाइनेंस समिति होती है, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति है जो कि 1 से अधिक हो सकती है, भवन अनुज्ञा एवं संक्रम समिति होती है, महिलाओं में बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरत व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था के लिए समिति होती है। तो उसका नाम क्या होता है, भोजन व्यवस्था समिति होती है, जो कब लाई गई थी, 2017 से प्रभावी की गई है। वही नियम व उपविधियों की समिति होती है, लोक वाहन समिति होती है,
विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश की समिति होती है, फायर ब्रिगेड के लिए होती है एक कमेटी। इसके अलावा पशु नियंत्रण व संरक्षण समिति होती है। स्वर्ण जयंती शहरी शहरी रोजगार गारंटी एक योजना थी पहले, उसकी जैसे ही एक पूरी कंप्लीट समिति रखी जा गई है। वर्षा जल पुनर्भरण व संरक्षण मतलब एक पानी के लिए होती है। गंदी बस्ती सुधार समिति होती है। अपराधों से के समन व समझौते के लिए एक समिति होती है। लाइसेंस देने के लिए एक कमेटी होती है। गृह कर व नगरीय विकास के लिए एक समिति होती है, भाई जो कर आता है उसको नगर के विकास के लिए लगाना, इसके लिए एक समिति होती है। उद्यानों के और एनवायरनमेंट के लिए एक समिति होती है। नगर पर्यटन के लिए, सांस्कृतिक उत्सव, जन कल्याण, इनके लिए एक समिति होती है। लोक कल्याण और सामाजिक सहायता के लिए एक समिति है। और अतिक्रमण के एवं निरोधक समिति मतलब एक ऐसी है जो अतिक्रमण को रोकने, उनके रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनके लिए काम करती है, तो वह समिति होती है। इसके अलावा इन उपरोक्त दी गई समितियों के अलावा भी समितियां बनाई जा सकती है। वो कितनी बनेगी, तो नगर निगम है वो मैक्सिमम 8 ऐसी समितियां बना सकते हैं। नगर परिषद ऐसी 6 समिति जो अलग समिति है, एक्स्ट्रा समिति बना सकती है। और नगर पालिका वैसी 4 समितियां और बना सकती है। तो इसको कैसे याद रखते हैं, 4 6 8, ठीक है। 4 नगर पालिका के लिए, 6 नगर परिषद के लिए, और जो हमारा 8 है वो नगर निगम के लिए होती है, ठीक है। याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये समझ में अपन आ गया मोटा मोटा कि धारा 55 के अंदर हमारा क्या लिखा हुआ था, मोटा मोटा, ठीक है। अब अपन धारा जो नियम नंबर 4 है उसको थोड़ा समझ पाएंगे आराम से। देखो अब यहाँ पे क्या नाम अटपटे नहीं लगेंगे हमें, वापस पढ़ते देखो। नियम नंबर 4 क्या पढ़ा था अपन ने, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कर्तव्य। तो समितियों के नाम अपन ने पढ़ लिए, कार्यकारी समिति के बारे में पढ़ लिया। अब उनके पावर्स के बारे में पढ़ेंगे अपने यहाँ पे। देखो कार्यपालक समिति क्या काम करती है, तो धारा 71, 73, 74, 106, 118, 176, 73 से 76, 198, 99, 240, 255 से 259, 274, 285, 334, 335, इन धाराओं में जो भी पावर्स दी गई है वो सारी पावर्स किसके पास रहेगी, कार्यपालक समिति के पास वो पावर रहती है। इसके अलावा जो बोर्ड कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम इनके पास होता है। उनके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उनसे रिलेटेड सारे जो पावर्स होती है वो किसके पास होती है, कार्यपालक समिति के पास होती है, ठीक है। इसी तरह से फाइनेंस समिति है, उसकी पावर्स कहाँ पर होती है, तो इन धाराओं में वित्त जो फाइनेंस कमेटी है उसकी पावर रहती है। कौन कौन सी, 18 से 96 तक, 98 से 100 तक। इसके अलावा 101, 104, 105, 108, 148, 150, 152 से 156 और 296, ये सारी जो धाराएं हैं इनमें जितनी पावर हो सारी सारी फाइनेंस कमेटी को दी जाती है। इसके अलावा बजट तैयार करना, उसे नगर पालिका में पेश करना, विनियोग विधेयक तैयार करना, कोई कर लगाना, कर की वसूली करना, उससे संबंधित कोई भी अपील है उसको सुनना, ये सारे काम किसके पास होते हैं, फाइनेंस कमेटी के पास होते हैं। फिर स्वच्छता से रिलेटेड धाराएं जैसे कि ये वाली 200, 201, 204 से 211, 214 से 218, 221, 222, 226 से 235, 242, 247 से 251, 254, 255, 257 से 271, 273 से 284, 292 से 294, ये सारे के सारे जो पावर है वो किससे रिलेटेड है, स्वच्छता और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी धारा है ये सारे के सारे डायरेक्टली किस कमेटी से संबंधित है, इनसे। तो ये धाराएं अपन पढ़ चुके हैं मोटा मोटा, मैंने आपको पढ़ाई भी है। जब ये धाराएं देखो ये कैसे याद होंगी, ये वाली धाराएं और ये इससे रिलेटेड वो कैसे पता चलेगी, जब तुम ये धाराएं पढ़ोगे इसके अंदर का मटेरियल तुम्हें याद होगा तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि यार ये तो सफाई से रिलेटेड है, तो सफाई वाली एक कमेटी है, तो वहाँ पे आप आराम से वहाँ से लिंक ऑटोमेटिकली कर जाओगे। तो इसके लिए क्या याद होना जरूरी है, एक्ट याद होना जरूरी है। मतलब जैसे मैं बोलूँगा धारा 222 क्या है उसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए हाँ यार 222 में तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चीज़ लिखी हुई है, तो वो किससे रिलेटेड होगी, तो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति से रिलेटेड हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक आप वहाँ से लिंक कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको एक धारा लिख के दे दी, बोला ये किस समिति से रिलेटेड है, तो आपको वो धारा के अंदर क्या लिखा हो वो पता होगा, तो ऑटोमेटिकली आप 4 ऑप्शन में से क्लिक कर जाओगे, है ना, इजी पोर्शन। पर इसके लिए क्या पता याद होना चाहिए, एक्ट याद होना बहुत जरूरी है। एक्ट याद होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला चैप्टर का ये वाला रूल्स अपन आराम से कर पाएंगे। आ गया समझ में। वैसे ही भवनोन्मुख समिति के लिए अपने को धाराएं दी हुई है। फिर गंदी बस्ती सुधार समिति के लिए, तो गंदी बस्ती सुधार यानी उनके पुनर्विकास, उनके लिए उनके विकास के लिए जो भी फाइनेंस आवंटित होता है, जो भी निधि आवंटित होती है, फंड आवंटन होता है, तो उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो कौन करता है, तो गंदी बस्ती समिति के द्वारा वो काम किए जाते हैं। इसके अलावा नियम व उप विधियों समिति है, उसमें कौन कौन सी धाराएं, 303, 339 और 341। और न्यायालय संबंधित कोई वाद होता है तो ये किससे जाएगा, डायरेक्टली नियम और उप विधि समिति के पास चला जाता है। फिर वहीं लास्ट में एक अपराधों का समन व समझौता समिति है, वो 299 और 306 से रिलेट करती है हमारे, ठीक है। इसके अंदर अपने दोनों जगह समझौते की बात की थी, याद हो तो पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो जब तक आपको धाराएं याद नहीं होंगी तब तक आप ये कंफ्यूजन में रहोगे, तो इसलिए पहले धारा याद करो। मैंने आपको बोला था एक्ट याद होना बहुत जरूरी है, टिप्स पे होना चाहिए,
मैं आपको बोलूँ धारा, तो धारा पता होना चाहिए ये, हाँ भाई ये वाला इस चैप्टर के अंदर है, इस चैप्टर के अंदर ये वाला कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, तभी जाके अपन, मैं बोल रहा था ना 40 आउट ऑफ 40, ऐसे हलवा तो कुछ नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा तभी आप 40 आउट ऑफ 40, तो 35 प्लस भी लाना है, तब भी आपको पूरा एक्ट याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सॉरी। तो ये सारे धाराएं इनसे रिलेटेड है, इसलिए ये वाले जो भी शक्तियां हैं इन कमिटीज को दे दी गई है। फिर बात करते हैं धारा 55 के तहत गठित अन्य समितियां, तो जो भी अन्य समितियां हैं उनकी पावर कहाँ मिलेगी, तो उनकी पावर के लिए नगर पालिका उनको लिख के बोल देगी, तो नगर पालिका जो भी काम उन्हें सौंपेगी ना, वो समितियां वही वैसा ही काम कर लेगी। इनके लिए तो समितियों के लिए जो ऊपर दी गई समिति है, इनके लिए तो रूल में लिखा हुआ है कि भाई इन एक्ट के लिए आप काम करोगे, भाई इनके अलावा जो बच जाती है उनके लिए काम कौन आवंटित करेगा, तो वो काम किसका होगा, वो नगर पालिका का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकार क्या भूमिका रहेगी, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, समितियों को अतिरिक्त शक्तियां, अतिरिक्त कर्तव्य भी सौंप सकती है। इसके अलावा अन्य समितियों की संख्या है उसमें वृद्धि कर सकती है, जो अपन ने पढ़ी थी 4 6 8 वाली, भाई 4 है, ये जो 4 6 8 वाला कंडीशन है कब अप्लाई की गई थी, 2021 में, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। यानी इसका मतलब ये है कि इनकी शक्तियों को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, किसके पास है ये पावर, राज्य सरकार के पास है। इसके अलावा इनके पास जो समितियों के पास पावर है उसकी संख्या को भी बढ़ा सकती है, कौन, राज्य सरकार, ठीक है। तो ये पावर किसके पास जाएगी, राज्य सरकार के पास चली जाती है। आगे बात समझ में। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 5, करते पर क्या हो गया, 2011 में डिलीट हो गया एक्ट, जो रूल है वो क्या हो गया, 2011 में डिलीट हो गया, तो डिलीट हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस याद रखना है कब डिलीट हुआ है, कब हुआ है, तो 28 जनवरी 2011 को ये डिलीट हुआ है। कब हुआ है, 28 जनवरी 2011 को। कौन सा, रूल नंबर 5 किसका, समितियों की कार्य शक्तियों वाला जो रूल है उसमें से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। जो हमारा लास्ट रूल वो क्या है, रूल नंबर 6, निरसन और व्यावर्तियाँ, रिपेल एंड सेविंग्स, ये क्या है, तो जब जो ये एक्ट आया था 1996 वाला, जो पुराना एक्ट था, तो उसको खत्म भी तो करना था, तो उसको खत्म करने के लिए एक रूल लास्ट में जोड़ दिया गया कि भाई अब से ये वाला रूल लागू रहेगा, जो पुराना रूल है वो निरस्त कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम जिस, मान लो इसको अपन ने 23 दिसंबर को लागू किया था, 23 दिसंबर 2009 को, तो इस तारीख के आसपास कोई इस समिति, इस रूल के तहत कुछ डिसीजन लिए गए होंगे, निर्णय लिए गए, तो वो जो निर्णय लिए गए उनको आगे जाके गलत साबित नहीं कर सकते आप, ठीक है। आया कुछ समझ में, कि मतलब अब तक ये एक बॉर्डर लाइन बना दी भाई, अब तक इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए थे ना वो आगे चलेंगे, तो वो कोई बात नहीं, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद अब कोई भी निर्णय लेना है तो कौन से वाले एक्ट के तहत लेंगे, 2009 वाले के, 1996 वाले के तहत नहीं लिया जाएगा, 2009 वाले के तहत लिया जाएगा। आई समझ में कुछ बात, ठीक है। यानी 23 दिसंबर 2009 के बाद जो भी निर्णय लेने हैं वो अब नए वाले एक्ट के तहत लेने, पुराने के तहत जो ले लिए उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको अवैध नहीं माने जाएंगे, उनको गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। इजी बात है, समझने वाली बात है, नॉर्मल है, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 6 कंप्लीट, यानी अब हमारा ये वाला रूल खत्म हो गया। एक बार फटाफट रिकेप करवा देता हूँ आपको, अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो सिंपल अपन ने पढ़ा, जो यहाँ बता देता हूँ आपको, देखो अपन ने पढ़ा भाई जो नया एक्ट है वो समितियों से संबंधित है, 2009 का एक्ट है। कब आया था ये, तो इसकी डेट अपने को याद है, 23 दिसंबर 2009 को आया था। और इसके तहत अपन ने पुराना एक्ट जो 1996 का था उसको समाप्त किया था, कौन सी धारा के नियम के तहत, तो नियम नंबर 6 के तहत किया था। लेकिन ये बात बोल दी गई थी कि जो इसके तहत जो भी निर्णय लिए गए उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, इनको अवैध नहीं मानेंगे, बात खत्म। रूल नंबर 5 है वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो डिलीट कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2011 के अंदर, जनवरी 2011 के अंदर डिलीट कर दिया गया था। फिर इसके अलावा अपन ने रूल नंबर 1 पढ़ा। वो रूल नंबर 1 क्या है, संक्षिप्त नाम एवं परिभाषा, प्रारंभ अपन ने पढ़ी लिया। कब है, 23 दिसंबर 2009, नाम अपने को पता ही है। फिर आ जाते हैं रूल नंबर 2, इसमें क्या था, उसके अंदर 3 वो था, एक तो एक्ट किसे कहेंगे, सेक्शन किसे कहेंगे, और एक अपन ने पढ़ा था समिति किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्ट तो 2009 वाला एक्ट है, इसकी जो धारा है उसी को इसी धारा का आ गया है। और समिति कौन सी, धारा 55 वाली, धारा 55 में जो समिति दे रखी उसकी बात की गई है। जो एक्ट, जो रूल लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था, राज्य सरकार के द्वारा लाया गया था। किस पावर के तहत लाया गया था, तो पावर 3 थी, कौन कौन सी, ये तो धारा 55, धारा 61 और धारा 337 के तहत लाया गया था। धारा 55 तो समिति से रिलेटेड है ही, धारा 61 है वो पावर का डेलीगेशन है, क्या है, पावर का डेलीगेशन है। और जो 337 उसमें दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल बना सकती है, ठीक है, यही पढ़ा था। इसके अलावा
रूल नंबर 3 पर आ जाएं। 3 क्या कहता है? तो 3 कहता है कि अपने को समितियाँ हैं उनका गठन किस प्रकार किया जाएगा उसकी बात है। तो समितियों गठन के बारे में सिंपल है कि नगर पालिका करेगी। कैसे करेगी? तो जो गठन होगा इसका उसके 90 दिन के भीतर करेगी और साधारण बैठक के तहत करेगी। किसके तहत? साधारण बैठक के तहत किया जाएगा। सिंपल हो गया। इसके अलावा रूल नंबर 3 हो गया। उसके बाद नियम नंबर 4 पढ़ा मैं अपन ने। 4 में अपन ने एक तो ये सिंपल पढ़ लिया कि जो समितियाँ दी हुई है उनकी कुछ पावर्स है और कुछ काम उनको करने हैं। और ये पावर किस में लिखे हुए हैं? धाराओं में लिखे हुए हैं। किसकी धाराओं में? तो एक्ट वाली धाराओं में लिखे हैं। तो उसके तहत अपने को जब तक ये धाराएं याद नहीं होंगी तब तक ये वाला रूल भी याद नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने आपको बता दी। लेकिन जो अन्य समितियां हैं जो इसमें लिखी हुई नहीं है उनको काम कौन डेलीगेट करेगा? उनको काम कौन बताएगा? तो उनको काम बताने का काम हो रहेगा नगर पालिका का। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर रहती है? 2 पावर रहती है। एक तो क्या है, जो समितियाँ हैं उनकी पावर को ये बढ़ा सकता है, उनको एक्स्ट्रा पावर दी जा सकती है। साथ में जो समितियों की संख्या है वो कितनी है? 4, 6, 8 उसको बढ़ा सकता है। कौन बढ़ाएगा? राज्य सरकार बढ़ा सकती है। ये 4, 6, 8 कब की गई थी? 2021 में की गई थी। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 4 अपना कंप्लीट। तो अपन ने यहाँ तक ये पढ़ा था मोटा मोटा। धारा 55 में आपको बता दिया था कार्यपालक समिति में कौन कौन होता है। तो उसकी संरचना एक बार आपको बता देता हूँ कार्यकारी समिति की। देखो, इसके अंदर एक तो अध्यक्ष होता है हमारा, जो कि नगर पालिका का अध्यक्ष खुद होता है, वही होता है। इसके अलावा इसमें एक सचिव होता है। वो सचिव कौन होता है? सीएमओ साहब होते हैं। कौन होते हैं? सीएमओ साहब। इसके अलावा सदस्य कौन कौन होते हैं यहाँ पर? तो इसमें सदस्य होते हैं वो देखो 3 टाइप के। एक तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो जाएगा, एक हमारे विपक्ष का नेता हो जाएगा, और अपना एक कौन होता है। इसके अलावा कुछ नगर पालिका से आते हैं, तो नगर पालिका से मैक्सिमम 5 ला सकते हैं अपन, और नगर निगम और नगर परिषद है वहाँ से 7 लाएंगे। लेकिन इनमें से 2 महिलाएं होना जरूरी है। एक भूल रहे हैं अपन, कौन सा मेंबर चेक करें एक बार। ठीक है, देख लेते हैं। एक मेंबर होता है वो अन्य समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं, एक मेंबर नहीं, अन्य समिति के जितने मेंबर्स होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सॉरी, जो अन्य समितियाँ हैं उनके जो भी हेड होते हैं वहाँ पर डायरेक्टली क्या बन जाते हैं? सदस्य के रूप में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने मोटा मोटा पढ़ा था इस रूल के अंतर्गत। होप आपको समझ आ गया होगा। और क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। बस इसके बाद 2 रूल्स और हैं, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद अपन नई सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पर क्या करें, ऑफिस का वक्त थोड़ा ज़्यादा रह जाता है किसी टाइम पे, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। अभी कुछ चुनावी माहौल चल रहा है, इस वजह से कुछ नए काम भी आ गए हैं ऑफिस में, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था इस वजह से। क्योंकि मैंने कंटेंट तो आपको पहले ही डाल दिया था, इसका बना लिया था, लेकिन मैं क्लास रिकॉर्ड कर नहीं पाया था। तो आज मैंने फाइनली क्लास रिकॉर्ड करके आपको डाल दिया है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत सारों की डिमांड हो रही है कि सर पॉलिटी पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको पॉलिटी ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं, इंडियन पॉलिटी आपको स्टार्ट कर देता है। एक बड़ा सब्जेक्ट भी है और थोड़ा समझने लायक भी है, समझना ज़रूरी भी है। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन से हो जाता है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ज़्यादा इतना हैवी नहीं पड़ता है। पॉलिटी थोड़ा सा है और क्वेश्चन सभी बहुत घूम के आ रहे हैं। तो ठीक है, वही करते हैं, कोशिश करते हैं उसकी भी। तब तक अभी रूल्स है उसको ख़त्म करते हैं, फिर नया चैप्टर, नई चीज़ शुरू करते हैं। ठीक है, तो खुश रहो, मेहनत करो जितना भी कर सकते हो, क्योंकि एक्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, रूल भी ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे और भी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी टाइम, क्योंकि मेरी तरफ से कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका रिवीजन करना, आपको मेहनत करना, क्वेश्चंस करना, वो सब आपके हाथ में। देखो, सारी मेहनत मैं नहीं कर सकता, आप मेहनत मैं भी करूँगा, आप भी करोगे, तभी कुछ अपन सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। मैं नहीं बोलता कि सारे यहाँ से जो मेरे से पढ़ेंगे वो सारे, पर अगर मेरे यहाँ से एक भी बंदा पास होता है ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर एक भी मेरी वजह से नौकरी लग जाएगा, मैं लगेगा कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है। तो इसलिए प्लीज़ मेहनत करो, जितनी कर सकते हो, खुद के लिए करो, अपने फैमिली के लिए करो। और सही बता रहा हूँ, जॉब बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर अपने पास और कुछ स्किल है तो ठीक है, उसमें फोकस करो, लेकिन अगर आपको प्लान बी के रूप में भी अपनी गवर्नमेंट जॉब रखनी है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपन बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है यूआरओ। मतलब इसके बाद अपने को ऐसा नहीं है कि उसके बाद अपने किसी और पोस्ट के लिए मेहनत करने का उतना ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि वो ऐसी एवरेज जो गजेटेड पोस्ट है, अच्छा रुतबा है, अच्छे लोग इज्जत करते हैं, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। बहुत कम जगह निकलती है ऐसी कि डायरेक्ट वैकेंसी है, एक डायरेक्टली अपन एक तहसीलदार लेवल पे जाके बैठना, तो वो बहुत अच्छी पोस्ट है, डायरेक्ट है, इसलिए मेहनत कर सकते हैं और बहुत अच्छी मेहनत की जा सकती है।
कोई ज़्यादा खतरनाक सा पेपर भी नहीं आता, बस आपको डर ये रहता है कि पोस्ट कम है, मेहनत इतनी कैसे कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट कम होती है, वहाँ पे भीड़ भी कम होती है, और तो वहाँ पे अपन फोकस करें, अपनी मेहनत को बरकरार रखें, तो अपन आराम से वहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में। थैंक यू, धन्यवाद।